एक जन माध्यम के रूप में रेडियो का महत्व और उपयोगिता सर्वविदित है। एक शताब्दी से भी अधिक समय से रेडियो सूचना, मनोरंजन और शिक्षा के क्षेत्र में अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भी रेडियो को दुनिया में सबसे अधिक विश्वसनीय तथा उपयोग में लाए जाने वाले माध्यम का स्थान प्राप्त है। समाज के व्यापक स्तर तक अपनी पहुंच बनाने तथा सामाजिक वैविध्य को प्रभावित और परिमार्जित करने में रेडियो अग्रणी है। वैश्विक स्तर पर रेडियो की इसी प्रतिष्ठा को सम्मानित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 13 फरवरी का दिन विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 2012 में आहूत अपने सामान्य सत्र में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया था। तब से प्रतिवर्ष किसी भाव या थीम पर वर्ल्ड रेडियो डे या विश्व रेडियो दिवस मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस बार वर्ल्ड रेडियो डे की थीम है रेडियो, अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। एक विधा के रूप में रेडियो ने भारत में एक लंबा सफर तय किया है। जनवरी 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से आरंभ हुआ था प्रसारण का सफर। उसी वर्ष जून में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से बदलकर इसका नामकरण किया गया ऑल इंडिया रेडियो। 21 वर्ष बाद 3 अक्टूबर 1957 को ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी अपने इसी नाम के साथ जनसामान्य में लोकप्रिय हुआ और आज भी भारत में रेडियो विधा के ध्वजवाहक के रूप में स्थापित और सम्मानित है। तमाम परिवर्तनों और चुनौतियों के बाद भी आकाशवाणी की यशस्वी यात्रा जारी है। आइए जरा सुने इस शानदार जनमाध्यम के प्रति क्या है लोगों के विचार। मैं गौरव सैनी कुरुक्षेत्र हरियाणा से संबंध रखता हूं। पुराने समय की तरह आज भी हमें अपनी सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे गीत संगीत हो, चाहे समाचार हो, हमें हर बात हमें रेडियो के माध्यम से आज भी उसी रूप में सुनने को मिलती है। रेडियो हमारी एक पुरानी धरोहर है और मैं चाहता हूं कि रेडियो आगे भी इसी तरीके से उन्नति और प्रगति के पथ पर देशवासियों के हित में अपनी बात रखने और कहने सुनने के लिए कार्य करता रहे। धन्यवाद। मैं एक किसान हूँ, नाम है राम सिंह, राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला हूँ। आज भी जब मैं खेतों में जाऊँ तो कुदाल और फावड़े के साथ मेरे हाथों में रेडियो जरूर होवे है। मैं एक बार को खाना ले जाना भूल सकूँ हूँ, पर रेडियो ना। तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, पर यू रेडियो मेरा मास्टर जी भी है। इससे मैंने वो सब सीखा है जो मैं स्कूल ना जाने के कारण नहीं सीख पाया था। जब से ये मेरा दोस्त, मेरा सखा बना है, आप यकीन ना करो मेरी जिंदगी बदल गई है। मेरा नाम हिमांशु है और मैं एक विद्यार्थी हूँ। रेडियो से मेरा संबंध बहुत गहरा रहा है। जब एक चर्चा के दौरान मुझे रेडियो में बोलने का मौका मिला था तो उस समय मैं सोच रहा था कि मेरी जो चर्चा है ये कहाँ तक जाएगी, इसको कौन सुनेगा। कुछ दिन बाद मेरे गांव में जहाँ से मैं संबंध रखता हूँ वहाँ पे एक बुजुर्ग जो मेरे दादाजी हैं, उनसे जब मैं मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम्हारी चर्चा तो बहुत अच्छी थी। तो मैं भी आश्चर्यचकित हुआ। तो मैं ये सोच पाया कि रेडियो आज भी उन सभी लोगों की पसंद है जो बुजुर्ग भी हैं और जो तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते लेकिन देश की सभी जानकारियां चाहते हैं तो वो रेडियो के माध्यम से संपर्क करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, जानकारियां लेते हैं। तमाम ऐसी जानकारियां उनको मिलती है जिसका वो लाभ रेडियो के माध्यम से उठा सकते हैं। तो मैं रेडियो के लिए हमेशा धन्यवादी रहूँगा और हमेशा कहूँगा कि रेडियो आगे भी आगे बढ़ता रहे और हम सभी छात्रों को ऐसा ही मौका मिलता रहे। मेरा नाम राकेश है और मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। रेडियो हमारे लिए मनोरंजन से लेकर तमाम जानकारी और ज्ञानवर्धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। रेडियो पर मैं रोजाना समाचार सुनता हूँ जिससे मुझे देश विदेश और स्थानीय जानकारी मिलती है। इसके अलावा रेडियो पर प्रसारित होने वाले खेती बाड़ी से जुड़े कार्यक्रमों के जरिए कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेरे दिन की शुरुआत ही रेडियो से होती है। मैं कहीं भी जाता हूँ रेडियो साथ लेकर चलता हूँ।
आप है डॉक्टर रमाकांत राय, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में एक कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष और साहित्यकार। हमारे लिए रेडियो का अर्थ है आकाशवाणी। सुनकर शब्दों के माध्यम से कल्पना शक्ति को जागृत करना, कम शब्दों में अधिक को व्यक्त करना रेडियो की विशेषता है। यह एक श्रव्य माध्यम है। इसमें हम ध्वनि तरंगों को सुनकर शब्दों का अनुमान करते हैं। यह हमारी कल्पना शक्ति का विस्तार करती है, हमारे सोचने समझने के दायरे को बढ़ाती है। रेडियो सुनना शब्दों की दुनिया से संपर्क रखना। इससे शब्द, उच्चारण, ध्वनि अपनी परिपूर्णता में हम तक मिला करती है। हमारा शब्द भंडार तो बढ़ता ही है, उसका उच्चारण ज्ञान भी स्पष्ट होता है। कम शब्दों में मंतव्य को प्रकट करना रेडियो की विशेषता है। आज संचार के कई माध्यम आ गए हैं जिनसे भरपूर मनोरंजन हो रहा है और आवश्यकता की पूर्ति भी हो रही है, लेकिन रेडियो का महत्व अपना ही है। सुदूर क्षेत्रों में ध्वनि तरंगों के बूते यही पहुंच सकने में सक्षम भी है। एफएम समेत कई चैनल आज आ गए हैं, लेकिन हमारे लिए रेडियो का आशय है आकाशवाणी। शब्दों के विकृत हो रहे संसार में वह मानक है। हम उससे भाषा का सही व्यवहार करना सीखते हैं। आज भी रेडियो बहुत कम संसाधन के साथ सभी लोगों तक पहुंचने में सक्षम है। कल्पना की सिमटती दुनिया और भ्रष्ट होते शब्द भाषा के संसार को आज भी रेडियो और उसमें भी आकाशवाणी दिशा देने में सक्षम है। आप सबको विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुल्क और मनुष्यता के मुश्किल वक्त के साथी हम सबके प्यारे मित्र आकाशवाणी पर कुछ भी सुनना मेरे लिए हमेशा से हर्ष का विषय रहा है। क्योंकि मैं हिंदी की कविता की ओर से आता हूँ, हिंदी की कविताएं मैं लिखता रहा हूँ। निजी रूप से मैं इस बात का अपने जीवन में बहुत महत्व मानता हूँ कि अगर आज मैं अपनी कविताओं में कुछ ठहराव लेकर के आया हूँ, अपने शब्दों में कुछ ठहराव लेकर के आया हूँ, तो उसका सारा श्रेय आकाशवाणी को जाता है। और मैं अपनी इस छोटे से संदेश के माध्यम से तमाम युवाओं को जो मुझे इस ऑडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सबको मैं यही संदेश प्रेषित करना चाहता हूँ कि आकाशवाणी जैसे हिम्मत वाले मित्र से हम जुड़ें। क्योंकि हम सब के लिए चाहे बारिश का मौसम हो, आंधी तूफान का मौसम हो, घना कोहरा अगर पड़ रहा हो, उस समय में भी अगर हम सबको कोई आनंदित कर बैठे कर सकता है, सकारात्मक बातचीत, प्रोत्साहन देने वाली बातचीत अगर कोई हम तक पहुंचा सकता है, तो वह हमारा बरसों का मित्र, प्यारा मित्र आकाशवाणी ही कर सकता है। तो आकाशवाणी जैसे सदा सदा के साथी को उसी की हिम्मत जितनी बहुत बड़ी सारी शुभकामनाएं मैं हिंदी का छोटा सा बेटा होने के नाते इस संदेश के माध्यम से प्रेषित करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रवि तिवारी। मैं संगीत शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। मैं रेडियो से बिल्कुल दूर नहीं जा पाया। कारण ये था कि मैं अपने दादा दादी से ही बहुत प्रेम करता था और रेडियो और दादा दादी का एक बहुत बड़ा और गहरा रिश्ता भी है। अक्सर दादा दादी हमें कहानियाँ सुनाया करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताया करते हैं और अच्छा अच्छा संदेश दिया करते हैं और जीवन में बहुत सारी शिक्षा दिया करते हैं। उसी तरीके से रेडियो भी है। रेडियो भी हमें वो पुराने तरानों का अनुभव और सकारात्मक गानों का एक लाइब्रेरी हमें देता है, जिसको सुनकर हम सब 24 घंटे बिल्कुल चार्ज रहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी अपने मन की बात का कार्यक्रम जो है पूरे भारत को जो संबोधित करते हैं, वो करते हैं रेडियो के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि आप सब भी रेडियो को सुनते रहें और इससे दूर ना जाएं। नमस्कार, प्रणाम। आप हैं भारतीय विदेश सेवा के पूर्व ऑफिसर गीतेश शर्मा। आप पिछले 70 वर्षों से रेडियो से जुड़े रहे हैं। विश्व रेडियो दिवस पर आप सबको बधाई। मेरी शुरुआत रेडियो से 1960 दशक से थी और इस दौरान रेडियो में कई परिवर्तन हुए और इसका मैंने देखा भी और अनुभव भी किया। और इतना सफ़र करने के बाद जब मेरी उम्र 60 साल से भी अधिक है, मुझे लगता है कि आज भी रेडियो का उतना ही महत्व है जितना कि 40-50 साल पहले मैंने देखा था। तो इसलिए मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर हम लोग
इस दिवस को मनाएं अच्छी तरह, और रेडियो के कर्मियों को मैं बधाई देना चाहता हूं तहे दिल से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव लखनऊ से। आकाशवाणी का संबंध जो मुझसे है वो सूचना के संदर्भ में है, समाचार के संदर्भ में है, और मैं ये महसूस करता हूँ कि आकाशवाणी सूचनाओं के तर्ज पे जितनी विश्वसनीय है, जितनी दूरगामी है, उतने अन्य स्रोत कोई भी उसके विकल्प के रूप में मौजूद नहीं है। देश भर में आकाशवाणी लोग सुनते हैं, और उसका एक दूसरा कारण ये भी है कि उनकी वो विविध भाषाओं में समाचारों को पेश करते हैं, और देश के अलग अलग कोने में अलग अलग श्रोता अपनी भाषाओं में समाचारों को जब सुनते हैं तो वो अधिक रुचिपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के बारे में जानकारी रख पाते हैं। और उनके तमाम कार्यक्रम जो है, समाचार प्रभात, समाचार संध्या, समाचार प्रति घंटा, तो ये बड़े दुर्लभ हैं कि हर क्षण जो है अपडेट रखते हैं अपने श्रोताओं को। तो इसलिए आकाशवाणी महती भूमिका अदा करता है। भौगोलिक आपदाओं के समय रेडियो एक ऐसे माध्यम के रूप में उभरता है जो अपनी सरल तकनीक की वजह से लोगों तक सूचनाएं संप्रेषित करने में सक्षम है। रेडियो ने अनेक ऐसी आपदाओं के अवसर पर अपनी इस क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। आपदा प्रबंधन में रेडियो की भूमिका के बारे में आइए सुनते हैं डॉक्टर कपिल कुमार के विचार। नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल पिछले कई वर्षों से भूगोल और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों के शिक्षण से जुड़ा हुआ हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट का एक साइकिल है, उसमें 3 चरण होते हैं। आपदा के पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद वाले चरणों में डिवाइडेड है। अब रेडियो की उपयोगिता इन तीनों चरणों में होती है। किसी भी आपदा के आने के पहले लोगों को अवेयर करना पड़ता है, उनको प्रिपेयर करना पड़ता है कि ये आपदा आने वाली है, जिसमें रेडियो की भूमिका अनपैरेलल्ड है, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो कि बहुत त्वरित तरीके से हजारों लाखों लोगों तक एक बार में अपनी आवाज, अपनी जानकारी को बहुत आसानी से और बहुत ही विश्वसनीयता के साथ पहुंचा देता है। जब लोग तैयार होते हैं तो किसी भी आपदा का जो इम्पैक्ट होता है वो भी कम हो जाता है। फिर दूसरा चरण आता है आपदा के दौरान। इस वक्त जब बाकी सारे माध्यम, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, इन सब की कनेक्टिविटी कम हो जाती है, या कहूँ तो कई जगह इनके जाल ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसे वक्त पर जो रेडियो होता है, जो कि एक बैटरी के बल पे भी चलता है, वो बहुत ही उपयोगी होता है। रेडियो के स्टेशंस को एनहांस करना या लगाना भी बहुत आसान हो जाता है सरकारों के लिए। अब आपदा के दौरान चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, सर्च ऑपरेशन हो, किसी चीज को रिस्पॉन्ड करना हो, इन सारी चीजों में रेडियो बहुत ही उपयोगी होता है। अगर हम याद करें तो केदारनाथ त्रासदी के दौरान नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था, और हमारे जो तटीय इलाकों में अक्सर चाहे वो मिचुआंग साइक्लोन हो, चाहे वो फानी रहा हो, हुदहुद रहा हो, इन सब के दौरान उड़ीसा गवर्नमेंट ने, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रेडियो के उपयोग पर आपदा प्रबंधन में बहुत ही ज्यादा बल दिया था। आपदा के बाद के दौर में रेडियो बहुत उपयोगी हो जाता है जब लोग बहुत ही हताश और परेशान होते हैं। हम इस दौर में रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। इस रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन में केवल हम फिजिकल बिल्डिंग्स नहीं, मानसिक तौर पे भी लोगों की रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन हो, जिसमें रेडियो बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। चाहे वो शेल्टर के बारे में बता के, दवाओं और राशन के बारे में जानकारी उपलब्ध करा करके, या फिर मानसिक तौर पे लोगों को सक्षम और सबल बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जारी कर सकता है जो लोगों को मजबूत बनाए। कम्युनिटी रेडियो, हैम रेडियो, जिनका इस्तेमाल इंडिया में भी बहुत हद तक हो रहा है, लेकिन इसको हम किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ, छोटे छोटे डिवाइसेस में, या फिर इसके उपयोग और इसका जो प्रचलन है उसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ऐसे वक्त में जब यूनाइटेड नेशंस की IPCC 6 रिपोर्ट ने भी ये सजेस्ट किया है कि आने वाले वक्त में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो आपदाएं हैं, इनकी आवृत्ति में भी और इनके प्रभाव में भी बहुत ही ज्यादा वृद्धि होने वाली है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आपदाएं ज्यादा आने वाली हैं। इसीलिए हमको आज जरूरत है कि रेडियो की उपयोगिता और उसके महत्व, उसके प्रचलन में भी वृद्धि की जाए। उत्तराखंड में केदारनाथ की त्रासदी हम सबको याद है। आइए सुनते हैं आपदा के उसी समय रेडियो ने किस तरह अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। मैं डॉक्टर योगेश धस्माना, स्वतंत्र पत्रकार, उत्तराखंड। मैं समझता हूं कि आज 21वीं सदी में भी आकाशवाणी की जो उपादेयता है वो अन्य किसी माध्यम से कहीं ज्यादा प्रभावी है। मुझे आज भी याद है कि 2013 में
जो केदारनाथ में जल आपदा आई थी, उस दौरान सबसे विश्वसनीयता किसी माध्यम की थी तो आकाशवाणी की थी। किस तरीके से बद्रीनाथ में या केदारनाथ में या उसके नीचे के जो बसाहत वाले क्षेत्र थे, उनमें किस तरीके से आकाशवाणी ने अपने नियमित समाचार बुलेटिन के साथ साथ अपने निजी संसाधनों से बिना पैसा व्यय किए हुए भी जिस तरीके से सूचनाओं को एकत्र किया और जनता की समस्याओं के साथ साथ प्रशासन और शासन की योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाने का काम किया, वो एक अभूतपूर्व था। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में, खासकर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, जो आपदाओं का एक क्षेत्र रहा है, अगर मैं चमोली की बात करूं तो 72 गांव आज भी चिन्हित हैं आपदा से ग्रस्त, जिनको रिहेबिलिटेट किया जाना है। और आकाशवाणी ने इसमें अपने रूपक बनाकर, अपनी नियमित रिपोर्टें बनाकर, फॉलोअप के माध्यम से इन समस्याओं को जिस तरीके से उठाया राष्ट्रीय स्तर पर, उससे न केवल जानकारी उपलब्ध हो सकी देशवासियों को, बल्कि शासन को भी उसके अनुरूप योजनाएं बनाने में बहुत बड़ी मदद की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आकाशवाणी अपनी इस उपादेयता को, अपनी इस विश्वसनीयता को बनाए रखने में अपने संचार साधनों से लैस होते हुए एक जनवाणी के रूप में जिस तरह उसकी भूमिका रही है, वो आगे भी जनवाणी के रूप में आकाशवाणी को प्रतिष्ठित कर जनता की आवाज बनने का काम कर सकेगा। रेडियो एक ऐसा सरल ध्वनि माध्यम है जो भाषा का संस्कार गढ़ने का भी काम करता है। एक ध्वनि माध्यम होने के नाते हम रेडियो से शब्दों का उच्चारण, उनको कहने का तरीका सीखते और समझते हैं। आइए सुनिए रेडियो किस तरह हमारी भाषा को संस्कारित, परिमार्जित, संवर्धित करता है। अपने आदरणीय श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अजय चक्रवर्ती है। मैं इस समय मुंबई में रहता हूं और पिछले 7 सालों से रह रहा हूं। और मैंने अनेक फिल्म्स, OTT प्लेटफॉर्म के प्रोजेक्ट्स, टीवी धारावाहिक, टीवी विज्ञापनों में काम किया है। कई प्रोजेक्ट्स में मैंने वॉइस ओवर और डबिंग भी की है। आवाज तो ईश्वर द्वारा मिली है, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि सन 2000 में जब मैं इलाहाबाद में था तो वहां के आकाशवाणी केंद्र से जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहां मैंने अभिनय, या कह सकते हैं मैंने आवाज अदायगी की बारीकों को मेरे अग्रजों से समझा, सीखा, और उसी तैयारी की बदौलत मैं आज धीरे धीरे इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में अपनी राह बना रहा हूं। अगर कुछ यहाँ की बातें करें तो अक्सर मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है, लोग प्रशंसा करते हैं कि आपका तलफ़ुज़ बहुत साफ है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपकी उर्दू भी कमाल की है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग उर्दू समझते नहीं हैं। एक बहुत मज़ेदार वाक़या था जहाँ पे एक मैंने विज्ञापन किया था जिसमें मैंने अदायगी की थी, मैंने अभिनय किया था, एक कैरेक्टर किया था। और मज़ेदार बात यह है कि जब डायरेक्टर ने उस पूरे विज्ञापन को देखा तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि उसके साथ जो वॉइस ओवर है उस विज्ञापन के लिए वो मैं ही करूं। और अब आप समझिए कि मेरे लिए कितने अचरज की बात थी कि शायद उन्होंने, चूंकि वॉइस ओवर जो है वो मेरी आवाज में कर दिया, इसलिए मेरे कैरेक्टर की आवाज जो है उन्होंने डब करवा दी किसी और कलाकार से। और अंत में यही कहूंगा कि रेडियो एक बहुत ही जबरदस्त माध्यम है और खासतौर से मेरे लिए ये एक बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि आवाज के साथ जो उसके साथ उसकी अदायगी होती है, उसकी बारीकियों को, वो मैंने 16 साल बैठ के सीखा और उसका फायदा मुझे आज तक मिल रहा है। सुना ना आपने, रेडियो किस तरह हमारी आवाज को मांझने का काम करता है। जाने कितने लोगों ने रेडियो सुन सुनकर भाषा का संस्कार सीखा होगा। बदलते समय में रेडियो के सामने नई चुनौतियां आती रहती हैं। आइए सुने वरिष्ठ पत्रकार और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज के प्रमुख डॉक्टर धनंजय चोपड़ा क्या बता रहे हैं। एक ऐसे समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया बड़ी हो रही है, रोबोटिक्स की दुनिया बड़ी तेजी से बड़ी हो रही है, स्क्रीन पर लोग आंख अड़ाए हुए हैं और हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें ऑडियो की दुनिया की ओर लौटना पड़ेगा। हम पॉडकास्टिंग की दुनिया को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, हम ऑडियो नरेशंस की दुनिया को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऑडियो बुक्स का जमाना भी आ रहा है। तब हमारा पुराना साथी रेडियो, जिसमें हमारे सुख थे, हमारे दुख थे, हमारी यादें थीं, जिसके सहारे हमने अपनी संस्कृतियों को सहेजने का काम किया था, जिसके सहारे हमने अपनी संस्कृतियों को पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम किया था, वही रेडियो आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में हमें फिर से एक बार
अपनी ओर खींच रहा है। दरअसल रेडियो की पहुंच हमारे पास और उसका सुलभता, यानी कि वह सहजता के साथ हमारे साथ होने लगता है जब रेडियो, और एक ऐसा माध्यम जिसने पीढ़ियों को सरोकार दिए हैं, पीढ़ियों को संस्कार दिए हैं, पीढ़ियों की संस्कृतियों को सहेजा है, तो लिहाजा वो एक बार फिर महत्वपूर्ण होकर हमारे साथ आ रहा है रेडियो, और हमें उसका साथ भी निभाना चाहिए। आज अगर आप देखें तो हमारे पास श्रोताओं की एक लंबी फौज खड़ी हो गई है, और जो युवा पीढ़ी है वह भी ऑडियो की दुनिया में अपने आप को प्रस्तुत करने में, माहिर बनाने में लगी हुई है। लगातार बहुत सारे ऐसी आवाज़ें, पुख्ता आवाज़ें हमारे सामने आ रही हैं जिनको अभी तक हमने नहीं सुना था, उनको भी सुनना जा रहा है। ये समय ही ऐसा है कि नई नई नवाचार किया जाए, और ऑडियो की दुनिया में तो ऐसे नवाचार हो रहे हैं जिनसे ये लगता है कि आने वाली दुनिया में रेडियो, आने वाले समय में जो रेडियो होगा वो एक अद्भुत अप्रतिम तरीके से हमारे साथ होगा। मैं ये मानता हूँ कि रेडियो की दुनिया हमेशा हमारे साथ रही है और रहेगी, क्योंकि जितनी सहजता से, जितनी सुलभता से हम अपनी संस्कृतियों को, अपने सरोकारों को और अपने संस्कारों को रेडियो के माध्यम से अपनी पीछे आ रही पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं, उतनी सहजता और सरलता से अन्य किसी माध्यम से नहीं पहुंचा सकते हैं। आप हैं दिल्ली से शमा, रेडियो से एक अरसे से जुड़ी हुई है। जब मुझे लफ्ज़ों की पूरी समझ भी नहीं थी, तब से मैं रेडियो सुन रही हूँ। बचपन का याद है मुझे, विविध भारती, छाया गीत बहुत अच्छा लगता था, अपनी बहन के साथ सुनती थी। अच्छा, खाली गाने ही नहीं, स्टोरीज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं, सभी पसंद थे। टीवी जब इतना पॉपुलर नहीं था, उसके बाद जब FM आया, मेरी शादी हो गई। ज़्यादातर प्रोग्राम, गज़ल, सॉफ्ट म्यूज़िक सब बस रेडियो चला देना सुबह और सुनते रहें और काम करते रहें। बहुत मज़ा आता था। होस्ट कभी कॉलर से बात करते थे, बहुत सारे प्रोग्राम आते थे। रेडियो का अपना ही मज़ा है, काम चल रहा है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, टाइम का पता ही नहीं चलता था। अच्छा, खाली हमने सुनना ही नहीं है, नॉलेज भी काफ़ी बढ़ती थी हमारी इससे। मैं कानपुर से अनीता मिश्रा। मुझे आकाशवाणी के लिए यही कहना है कि इसका बहुत अहम रोल बचपन से लेके आज तक ज़िंदगी में रहा है। कोई भी काम करते हुए बैकग्राउंड में ये हमेशा चलता रहता है, और ख़ासकर हम जैसे म्यूज़िक प्रेमी जो बिना म्यूज़िक के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इवन वर्क प्लेस में भी काम से थोड़ा जब रिलैक्स करने का मूड हुआ, कुछ देर के लिए आकाशवाणी सुन लिया, तो ये एक तरह से दिन भर किसी न किसी तरह से साथ रहता है। विश्व रेडियो दिवस रेडियो की विधा को एक माध्यम के रूप में मनाने का अवसर है। साथ ही ये दुनिया भर में रेडियो प्रसारकों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने और सुदृढ़ करने का भी अवसर प्रदान करता है। इस दिवस को मनाने के पीछे कुछ मुख्य उद्देश्य भी हैं, जैसे जन सामान्य में लोक प्रसारण के मानक तय करना और जागरूकता का प्रसार, अंतर्राष्ट्रीय प्रसारकों के मध्य अंतर संबंधों को सुदृढ़ करना और मुक्त तथा स्वतंत्र रेडियो को बढ़ावा देना। भारत में एक लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी सतत इस कार्य में अग्रसर है और विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर अपने इस संकल्प हेतु प्रतिबद्ध है।